हेलो विद्यार्थी मित्रों, तो आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल यूनिक एकेडमी के अंदर। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 8 विषय विज्ञान चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है दहन और ज्वाला, ठीक है, उसका हम स्वाध्याय यानी अभ्यास की चर्चा करेंगे, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के लिए खास करके, राइट। और स्कूल से होमवर्क मिले तो आप वीडियो मेरा देख के आप अपना होमवर्क भी कर सकते हो, प्लस याद भी कर सकते हो, ठीक है। मैंने समझाया है इसमें, राइट। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो है, दहन की परिस्थितियों की सूची बनाओ। दहन का मतलब है आग लगना। किन परिस्थितियों में आग लगेगा भैया? दहन के लिए ईंधन ईंधन होगा तो आग लगेगा, वायु चाहिए, ऊष्मा चाहिए, ठीक है। यानी कोई भी चीज़ को जलाने के लिए पहले तो ईंधन चाहिए, वायु यानी हवा यानी ऑक्सीजन, ऐसा, फिर ऊष्मा चाहिए जिसमें ऑक्सीजन की सही मात्रा में आपूर्ति आवश्यक है। जिस मात्रा में ऑक्सीजन मिलेगा उसी तरह से दहन होगा, ठीक है। जिस मात्रा में ऑक्सीजन मिलेगा उसी तरह से दहन होगा विद्यार्थी मित्रों। तो समझ में आ गया होगा आपको। तो ये था दहन की परिस्थितियां जो मैंने आपको बता दिया, राइट। दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। लकड़ी और कोयला जलने से क्या होता है? तो वायु प्रदूषण होता है। क्या होता है? वायु प्रदूषण। घरों में काम आने वाला एक द्रव ईंधन है तो एलपीजी। एलपीजी हमारे घर में उपयोग होता है और यह एक द्रव ईंधन है, ठीक है। तीसरा, जलना प्रारंभ होने से पहले ईंधन को उसके तक गर्म करना आवश्यक है। ज्वलन ताप, यानी किसी ईंधन को तब तक गर्म करो जब तक वह जलने ना लगे। यानी तब तक गर्म करेंगे, कब तक गर्म करेंगे? तो ज्वलन ताप तक, ठीक है। तेल द्वारा उत्पन्न आग द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाता। अगर तेल के द्वारा आग लग गई हो तो उसको पानी के द्वारा कभी भी हम नियंत्रित नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, समझाइए कि मोटर वाहनों में सीएनजी के उपयोग से हमारे शहरों का प्रदूषण किस प्रकार कम हुआ है। अर्थात वाहनों में सीएनजी गैस के उपयोग होने से शहरों में प्रदूषण कम हुआ है, ठीक है। कैसे? मोटर वाहन में ईंधन के रूप में डीजल और पेट्रोल का स्थान अब सीएनजी ले रहा है। यानी ज़्यादातर मोटर वाहनों में डीजल और पेट्रोल ही यूज़ होता था, अभी भी यूज़ हो रहा है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा अब सीएनजी गैस यूज़ हो रहा है। क्योंकि सीएनजी सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइडों का उत्पादन अल्प मात्रा में करता है। अर्थात सीएनजी से सल्फर और नाइट्रोजन ये दोनों का उत्पादन अल्प मात्रा में करती है। पेट्रोल जलने के दौरान बिना जले कार्बन कर छोड़ते हैं। अर्थात जब पेट्रोल जलता है तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी उत्पन्न होती है और प्रदूषण भी होता है जो दमा और श्वास जैसे रोग उत्पन्न करते हैं। जबकि सीएनजी से इस प्रकार के कोई कण नहीं रिलीज होती, अतः सीएनजी एक स्वच्छ ईंधन है। सिंपल सी बात है विद्यार्थी मित्रों कि सीएनजी पेट्रोल डीजल से अच्छा है। सीएनजी से प्रदूषण कम होगा, पेट्रोल डीजल से ज़्यादा होगा। सीएनजी से गर्मी कम होगा, पेट्रोल डीजल से गर्मी ज़्यादा होगा। और साथ ही साथ पेट्रोल डीजल ऐसे संसाधन है जो एक बार ख़त्म हो जाएंगे तो वापस जल्दी मिलने वाले नहीं है, राइट। और गैस भी ऐसा संसाधन है, बट पेट्रोल डीजल की अपेक्षा गैस अभी काफ़ी ज़्यादा है। इन शॉर्ट दैट हम ऐसा बोल सकते हैं कि पेट्रोल डीजल की जगह पे सीएनजी गैस वाहनों के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी है, राइट। और साथ ही साथ प्रदूषण भी उससे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ईंधन के रूप में एलपीजी और लकड़ी की तुलना करो। एक तरफ ईंधन के रूप में एलपीजी गैस और दूसरी तरफ लकड़ी। जानते हैं ना, एलपीजी इसका ऊष्मीमान बहुत उच्च होता है। अर्थात इसको अगर आप जलाओगे तो ज़्यादा गर्मी निकलेगा, और इसका ऊष्मीमान एलपीजी की तुलना में कम होता है। लकड़ी को गर्म करोगे, जलाओगे तो ऊष्मा उतना नहीं मिलेगा जितना एलपीजी से मिलेगा। एलपीजी का ज्वलनांक कम होता है, इसीलिए इसे जलाने के लिए अधिक ऊर्जा का व्यय नहीं करना पड़ता। अर्थात एलपीजी का जो ज्वलन बिंदु होता है वो बहुत कम होता है, थोड़ी सी ही ऊर्जा में ये जल जाता है, ठीक है। और लकड़ी का जो ज्वलनांक है, ज्वलन बिंदु है, वो बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए इसको जलाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। यह बिना धुआं किए जलती है और प्रदूषण नहीं होता है, और इसमें बहुत धुआं निकलता है और वायु प्रदूषण होता है। इसके जलने पर कोई भी विषैली गैस उत्पन्न नहीं होती है, और इसके जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस और CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। इसको आसानी से भंडारित कर सकते हैं, यानी इकट्ठा कर सकते हैं, भंडारण कर सकते हैं। एलपीजी गैस घर में देखो ना, एक गैस का बाटला रहता है, 1 महीना खाना बनता है। अगर लकड़ी लाना हो तो मालूम पड़ा घर में तुम लोग नहीं रहोगे, लकड़ी ही रहेगा। समझ में आया ना? ठोस और भारी होने के कारण इसका भंडारण नहीं है लकड़ी का, सिंपल सी बात है,
ठीक है। इसको जलाने पर अवशेष नहीं बचता, पूरा 0 0, ठीक है। और इसको जलाने पर राख तो बचेगा ही, वही अवशेष होगा, ठीक है। अच्छे से आपको मालूम पड़ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कारण बताना है। पहला नंबर, विद्युत उपकरण के संबंधित आग पर नियंत्रण पाने हेतु जल का उपयोग नहीं करना चाहिए। कभी भाई विद्युत से संबंधित आग लग रहा है, शॉर्ट सर्किट हुआ ओवरलोडिंग की वजह से, तो हमें पानी का उपयोग नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। देखो, विद्युत उपकरणों से संबंध आग पर नियंत्रण पाने के लिए हमें पानी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि पानी विद्युत का अच्छा शौचालक है, यानी पानी में भी विद्युत धारा प्रवाहित होता है। और जब वह पानी किसी नग्न लाइव तार पर अगर गिराएंगे तो पानी फेंकने वाले व्यक्ति को बहुत तेज से विद्युत का झटका लगेगा और उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो कभी भी शॉर्ट सर्किट हो ओवरलोडिंग की वजह से और आग लग जाए तो उस समय विद्युत धारा भी वहां पर प्रवाहित है। अगर कोई भी व्यक्ति अगर उस पर पानी फेंकेगा, अगर पानी जाके तार पर गिरा या कहीं भी ऐसे जगह पे गिरा जहां विद्युत प्रवाहित हो रही है, तो तुरंत के तुरंत सामने वाले व्यक्ति को करंट मारेगा, क्योंकि पानी भी विद्युत का सुचालक होता है और व्यक्ति को करंट मारेगा, व्यक्ति की जान भी जा सकती है। दूसरा क्वेश्चन है, एलपीजी लकड़ी से अच्छा घरेलू ईंधन है। यानी एलपीजी तो मैंने आपको बताया ही कि एलपीजी लकड़ी से अच्छा ईंधन है, क्योंकि एलपीजी का ज्वलनांक लकड़ी की तुलना में बहुत कम होता है, उसमें मान उसका अधिक होता है, और लकड़ी के विपरीत प्रदूषण रहित ईंधन। मैंने अभी अंतर में ही बता दिया कि एलपीजी कितना अच्छा है, ठीक है। तीसरा देखो, कागज स्वयं सरलता से आग पकड़ लेता है, जबकि एल्यूमिनियम पाइप के चारों तरफ लपेटा गया कागज का टुकड़ा आग नहीं पकड़ता। अगर खुला कागज आपके पास हो, उसमें आग लगाओ, तुरंत की तुरंत आग लग जाएगा। और उसी कागज को एल्यूमिनियम के पाइप पे गोल गोल लपेट दो और उसमें आग लगाओगे तो उतना जल्दी आग लगता नहीं है। क्या रीजन है जानते हैं? हम जानते हैं कि एल्यूमिनियम एक धातु है और वह ऊष्मा का एक अच्छा सुचालक भी है, ठीक है। एल्यूमिनियम धातु के चारों तरफ लिपटे कागज ताप जब बढ़ने लगता है तो एल्यूमिनियम कागज से ऊष्मा को अवशोषित करके कागज के ताप को उसके ज्वलन ताप से कम कर देता है। यही कारण है कि कागज स्वयं सरलता से आग पकड़ लेता है, जबकि एल्यूमिनियम की पाइप के चारों ओर लपेटा गया कागज का टुकड़ा आग नहीं पकड़ता। सिंपल सी बात है भाई, कि डायरेक्टली कागज को जलाओगे तो जल जाएगा। उसी कागज को एल्यूमिनियम के टुकड़े पे पाइप पे लपेट दोगे और जब उसे गर्म करोगे, उसको आग दोगे, तो पहले तो कागज गर्म होगा, गर्म होने के बाद ही जलेगा ना। लेकिन कागज जितना भी गर्म होगा उसके पूरे गर्मी को कौन शोषण कर लेगा, कौन शोषित कर लेगा? एल्यूमिनियम की पाइप। तो जितना आप कागज को जलाना चाहोगे, कागज जब जब गर्म होगा तो कागज की पूरी गर्मी एल्यूमिनियम की पाइप ले लेती है। इस प्रकार कागज नहीं जलता, ठीक है। ये देखो, मोमबत्ती की ज्वाला का चिन्हित चित्र बनाओ। ये क्वेश्चन है। ये रहा आपकी मोमबत्ती का ज्वाला। जो ये वाला दिख रहा है ना आपको, ये सबसे गर्म भाग होता है, ठीक है। और ये बीच वाला है, ये कम गर्म भाग होता है। और जो ये नीचे वाला है ना विद्यार्थी मित्रों, सबसे कम गर्म भाग है। और ये तुम्हारा है मोमबत्ती, ठीक है। और ये क्या है? बिना जली मोमबत्ती का सबसे आंतरिक क्षेत्र, यानी काला एकदम सबसे आंतरिक क्षेत्र, ठीक है। फिर ये जो है ये आंशिक दहन है, मतलब मध्य भाग वाला, राइट। पीला कलर होगा। समझो कि जो भाग जल नहीं रहा है, बिना जली मोमबत्ती का सबसे आंतरिक क्षेत्र काले रंग का होगा, और जो आंशिक दहन होगा, संपूर्ण दहन नहीं होगा, वो पीला रंग होगा, और जो पूर्ण दहन पूरी तरह से जलेगा वो नीला रंग का होगा। इस तरह से आकृति है, ठीक है। ईंधन के ऊष्मीमान को किस मात्रक के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो ईंधन के ऊष्मीमान को किलो जूल प्रति किलोग्राम, क्या? किलो जूल प्रति किलोग्राम मापक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है विद्यार्थी मित्रों, ठीक है। आगे देखते, समझाइए। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस किस प्रकार आग को नियंत्रित करती है? अर्थात आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। देखो, पेट्रोल और विद्युत उपकरण जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अच्छा अग्निशामक है, आग बुझाने वाला साधन है, ठीक है। ऑक्सीजन की तुलना में अधिक भारी होने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड आग को एक कंबल की तरह लपेट लेती है। अर्थात जब आग लगता है, किससे आग लगा? आग तो लगा, बट किसके द्वारा? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन है इसलिए आग लगा है। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड उस पर फेंकेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड एक कंबल, एक चादर की तरफ ऑक्सीजन को कैच कर लेता है। तो वहां एरिया, जितने एरिया में आग लगा है, उस एरिया में कार्बन डाइऑक्साइड फेंकेंगे तो उस एरिया का ऑक्सीजन पूरा का पूरा कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है, ऑब्जॉर्व कर लेता है, शोषण कर लेता है, जिससे ऑक्सीजन की मात्रा उस एरिया में कम हो जाती है और आग बुझ जाती है, ठीक है। इससे ईंधन और ऑक्सीजन का संपर्क टूट भी जाता है। दूसरी तरफ ये भी बोले कि जैसे प्लास्टिक जल रहा है,
ठीक है। तो प्लास्टिक जल रहा है, आग लगी हुई है प्लास्टिक में, तो ऑक्सीजन की वजह से। जैसे ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड कैच कर लिया, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड कैच कर लिया, वहां का ऑक्सीजन खत्म हो गया, ऑटोमेटिक जो प्लास्टिक ईंधन के रूप में है और आग, उन दोनों के बीच का जो संपर्क है ऑक्सीजन, उस ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड ने ऑब्जर्व कर लिया, शोषण कर लिया, जिससे उनके बीच का संपर्क यानी आग और ईंधन यानी प्लास्टिक के बीच का जो संपर्क है ऑक्सीजन, वो छूट जाता है, जिससे आग बुझ जाता है, अतः आग नियंत्रित हो जाती है। CO2 का अन्य लाभ यह है कि सामान्यतः यह विद्युत उपकरणों को हानि भी नहीं पहुंचाती है, अर्थात आग भी बुझ जाएगा और विद्युत उपकरण को कोई हानि भी नहीं पहुंचेगा। और पानी वानी फेंकोगे, राइट ना, संभावना बनी तो करंट मार देगा, मर भी जाओगे, राइट ना, और अगर बचते भी हो तो विद्युत के जो साधन है वो सब खराब हो जाएंगे भाई। सिलेंडरों से छोड़े जाने पर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत तेजी से फैलती है और ठंडी हो जाती है, अतः यह न केवल आग के चारों तरफ घेर लेती है बल्कि ईंधन के ताप को भी कोई हानि नहीं पहुंचाती है। इसीलिए यह अति उत्तम अग्निशामक है आग बुझाने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। पाउडर भी होता है और गैस भी होता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरी पत्तियों के ढेर को जलाना कठिन होता है परंतु सूखी पत्तियों में आग आसानी से लग जाती है, कैसे? हरी पत्तियों के ढेर को जलाना कठिन होता है परंतु सूखी पत्तियों में आग आसानी से लग जाती है क्योंकि हरी पत्तियों में जल अधिक मात्रा में उपस्थित होता है, जो हरी पत्तियों को जलाने के लिए दी गई ऊष्मा को अवशोषित करके वाष्पित हो जाता है। जब हरी पत्तियों में जल का मात्रा ज्यादा होगा, जब आप हरी पत्तियों को जलाओगे ना, उसके अंदर का पानी ऊष्मा को क्या करेगा, शोषण करके वाष्प में परिवर्तित होके ऊपर चले जाएगा और पत्तियों के ताप को उनके ज्वलन ताप तक बढ़ने नहीं देता, अर्थात बहुत ज्यादा उसको ऊष्मा देनी पड़ेगी तो जलेगा, जिसके कारण हरी पत्तियां तब तक आग नहीं पकड़ती जब तक उनका पूरा पूरा उसके अंदर जो पानी है जब तक पूरा वाष्प बन के नहीं उड़ जाएगा तब तक वह आग नहीं पकड़ती, उनका ताप उनके ज्वलनांत तक न पहुंच जाए तब तक। यानी हरी पत्तियों को तब तक आपको ऊष्मा ऊर्जा देना रहेगा जब तक उसके अंदर के पानी वाष्प ना बन जाए टोटल। और सूखी पत्तियों में पानी न होने के कारण ये तुरंत की तुरंत आग पकड़ लेती है क्योंकि इनको जलाने के लिए दी गई ऊष्मा इनके ताप को शीघ्र ही उसके ज्वलन ताप तक पहुंचा देती है और यह जलना शुरू हो जाती है। समझ में आ गया आपको, ठीक है। नेक्स्ट, सोने और चांदी को पिघलाने के लिए स्वर्णकार, सोना बनाने वाला, ज्वाला के किस क्षेत्र का उपयोग करता है? तो सोने और चांदी को पिघलाने के लिए जो सुनार है ज्वाला की नीली लौ वाले अदीप्त क्षेत्र अर्थात ज्वाला के सबसे बाहरी भाग का इस्तेमाल करता है क्योंकि ज्वाला का यह क्षेत्र सबसे गर्म क्षेत्र होता है और सोना एवं चांदी जैसी धातुओं का गलनांक बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इन्हें ज़्यादा ऊष्मा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए इसको जलाने के लिए जो सुनार होता है वह कौन सी ज्वाला का उपयोग करता है? तो सबसे ऊपर वाले ज्वाला का भाग जो नीले कलर का होता है, इसीलिए उन्हें पिघलाने के लिए अधिक ऊष्मा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है और नीले रंग वाली जो लाइन है वही में ज़्यादा ऊष्मा होता है। ओके विद्यार्थी मित्रों, अब देखो हमारा एक सवाल है, एक प्रयोग में 4.5 kg ईंधन का पूर्णतया दहन किया गया है, यानी एक प्रयोग में 4.5 किलो ईंधन को जलाया गया है, उससे जो ऊष्मा निकली है वो 1,80,000 किलोग्राम जूल है। ईंधन का ऊष्मीमान परिकलित करो। पहले ईंधन की मात्रा कितनी है? 4.5 kg और उससे ऊष्मा उत्पन्न हुई है 1,80,000 kJ। तो ईंधन का ऊष्मीमान कैसे निकलेगा? 1,80,000 में 4.5 का भाग दे देंगे तो 40,000 किलो जूल प्रति किलोग्राम, ठीक है, आंसर आ जाएगा, राइट। भाग देने तो आपको आता ही है। अब आप बोलोगे सर आपको भाग भी देने नहीं आता, फिर कैसे काम चलेगा? करना क्या है, 1,80,000 तो दिख ही रहा है, ये 4.5 है तो पॉइंट हटा दूंगा तो ऊपर कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको आप काट सकते हो, जैसे 5 दूनी 10 और ये 5 नवा 45, ठीक है। फिर आप इसको काट सकते हो 3 से, 3 तिहाई 9 और ये 3 छक 18, फिर 1 2 3 4, 1 2 3 4 जीरो लग गया, फिर 3 एक कम 3 और 3 दूनी 6, फिर ये कितने जीरो बचे? 1 2 3 4 जीरो, ठीक है। फिर आपका कितना आया? 1 2 3 4 जीरो गुणे 2 तो 2 दूनी 4, फिर 1 2 3 4 जीरो, ठीक है। KJ ऑब्लिक KG, ये तुम्हारा क्या आ गया? आंसर आ गया, ठीक है। समझ में आ गया? आगे देखते हैं। क्या जंग लगने के प्रक्रम को दहन कहा जा सकता है? विवेचना कीजिए। नहीं,
जंग लगने के प्रक्रम को हम दहन नहीं कह सकते, क्योंकि दहन एक तीव्र प्रक्रम है, यह एक तीव्र प्रक्रिया है, जबकि जंग लगना एक धीमी प्रक्रिया है। ठीक है, इसलिए हम इसे जंग लगने के प्रक्रम को दहन नहीं कह सकते, इसीलिए हम इसे दहन प्रक्रम नहीं कह सकते। साथ ही दहन उष्मा के साथ ज्वाला भी उत्पन्न करता है, जबकि जंग में केवल उष्मा उत्पन्न होती है, कोई ज्वाला उत्पन्न नहीं होता विद्यार्थी मित्रों। नेक्स्ट, आबिदा और रेशम ने एक प्रयोग किया जिसमें बीकर में रखे जल को गर्म किया, यानी बीकर में रखे हुए जल को उन्होंने गर्म किया। आबिदा ने बीकर को मोमबत्ती ज्वाला के पीले भाग के पास रखा, रमेश बीकर को ज्वाला के सबसे बाहरी भाग पर रखा। किसका पानी कम समय में गर्म होगा? तो रमेश बीकर का पानी जल्दी गर्म होगा, क्योंकि उसने बीकर के ज्वाला को सबसे बाहरी भाग पर रखा, यानी नीली ज्वाला सबसे गर्म होती है, राइट ना। ठीक है, जबकि आबिदा ने उसे पीले वाले भाग के पास रखा है, राइट ना, जो नीले वाले भाग की तुलना में कम गर्म होती है। अतः रमेश के बीकर का पानी आबिदा के बीकर के पानी से जल्दी गर्म होगा विद्यार्थी मित्रों। ठीक है, तो विद्यार्थी मित्रों आपका ये चैप्टर पूरा होता है। आपने इस चैप्टर में क्या क्या सीखा? जो पदार्थ वायु में जलते हैं उन्हें दाह्य पदार्थ कहेंगे, और जो नहीं जलेंगे उसे अदाह्य पदार्थ कहेंगे। दहन के प्रक्रम में उष्मा प्रकाश दोनों, यानी कोई भी चीज का दहन होता है तो उष्मा के साथ साथ प्रकाश भी उत्पन्न होता है। दहन के लिए ऑक्सीजन बहुत ही जरूरी है। ज्वलन ताप वह न्यूनतम ताप है जिस ताप पर कोई पदार्थ आग पकड़ लेता है। ज्वलन ताप अर्थात ज्वलन बिंदु, ज्वलन बिंदु मतलब ऐसा बिंदु जिस तापमान पर पदार्थ में आग लग जाती है। ठीक है, ज्वलनशील पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत कम होता है। ठीक है, जो पदार्थें ज्वलनशील होती हैं। नेक्स्ट, आग उत्पन्न करने के लिए आवश्यकताओं में से एक या एक से अधिक को हटाकर आग पर नियंत्रण पाया जा सकता है। आग पर नियंत्रण पाने के लिए जल का प्रयोग भी किया जा सकता है, लेकिन विद्युत से संबंधित हो तो नहीं। विद्युत उपकरण और तेल में लगी आग को नियंत्रित करने के लिए हमें जल का उपयोग नहीं करना चाहिए। ज्वाला के 3 क्षेत्र होते हैं, एक अदीप्त और एक दीप्त और एक ज्योतिहीन। ज्योतिहीन मतलब सबसे निचला वाला भाग काला, और दीप्त यानी जलता हुआ। ठीक है, जैसे एक काला होता है, एक नीला होता है, एक पीला होता है। दहन के विभिन्न प्रकार है। तीव्र दहन यानी बहुत जल्दी से, स्वतः दहन मतलब तुरंत के तुरंत, जैसे फटाकड़ा, और विस्फोट यानी तो समझ जाओ। ठीक है, आदर्श ईंधन क्या होता है? आदर्श यानी सबसे अच्छा ईंधन, सबसे सस्ता, आसानी से मिल जाए, आसानी से जल जाए, आसानी से एक जगह से दूसरे जगह पे चला जाए, इसका ऊष्मीमान भी ऊंचा होता है, और ऐसे गैस अवशेष नहीं छोड़ते, जलाने के बाद कुछ बचता नहीं है, और पर्यावरण को ये प्रदूषित भी नहीं करते। ईंधनों की दक्षता एवं मूल्य परस्पर कैसे होते हैं? अलग अलग होते हैं। ईंधनीय दक्षता ऊष्मीमान द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है, जिसका मात्रक है किलो जूल प्रति किलोग्राम, यानी सब ईंधन का ऊष्मीमान अलग अलग होता है। जिसका ऊष्मीमान ज़्यादा है उसमें ज़्यादा एनर्जी किलो जूल प्रति किलोग्राम निकलेगा। ठीक है, वायु में बिना जले कार्बन कण खतरनाक प्रदूषक होते हैं एवं श्वसन कष्टों में उत्पन्न करते हैं। ठीक है, जैसे पेट्रोल डीजल से निकलने वाले। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ी हुई मात्रा को विश्व उष्णन यानी ग्लोबल वार्मिंग की समस्या कहते हैं। क्योंकि विद्यार्थी मित्रों, ईंधन का अगर अपूर्ण दहन होगा तो उसमें से जहरीली गैस निकलेगी, उसका नाम होगा कार्बन मोनोडाइऑक्साइड गैस। कोयला, डीजल, पेट्रोल के दहन के लिए उत्पन्न सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड अम्ल वर्षा उत्पन्न करते हैं। यानी कोयला, डीजल, पेट्रोल का उपयोग होगा तो सल्फर और नाइट्रोजन गैस निकलेगा। सल्फर गैस और नाइट्रोजन गैस पानी में भीगेगा तो सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाएगा, और बरसात के रूप में अम्लीय वर्षा के लिए यही जिम्मेदार होते हैं। और ये अम्लीय वर्षा फसलों को, भवन यानी मकानों को, और मृदा के लिए काफ़ी हानिकारक होता है। तो जो अम्लीय वर्षा होती है वो किसकी वजह से होती है? जो पेट्रोल डीजल का यूज ज़्यादा हो रहा है उससे सल्फर और नाइट्रोजन गैस निकलता है। ये सल्फर नाइट्रोजन गैस हमारे वातावरण में घूमते रहते हैं। जब बरसात पहली होती है तो पहली बरसात में सल्फर और नाइट्रोजन ये दोनों घुल के सल्फर सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रोजन नाइट्रिक एसिड बनाती है, जिसे हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। और ये अम्लीय वर्षा फसलों को, भवनों को और जमीनों को बहुत नुकसान पहुंचाती है। तो विद्यार्थी मित्रों, इस तरह से हमारा ये चैप्टर होता है पूरा। अगर आपने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल्स को सब्सक्राइब करो। चलो, राधे राधे। ओके।